हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का 120 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम 2023 बिहार बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो कम से कम 10 मार्क्स आपको इस वीडियो से मिलने वाला है, देखने को मिलेगा आपको बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पारा और ओजोन की अभिक्रिया से बनता है तो HgO Hg2O HgO2 Hgs। तो पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो Hg2O। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, Hg2O। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है SF6 सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है तो SF6 का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ए नंबर -6, बी नंबर +6, सी नंबर -4 और डी नंबर +4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि +6, यानी बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वायु का मुख्य अवयव होता है तो वायु का मुख्य अवयव एल्युमिनियम, नाइट्रोजन और एवं ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड O2 तथा N2 यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि वायुमंडल में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78.6%। ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है तो SiF3 HSF4 H2SiF4 H2SiF। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SiF4 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है, यह किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओस्टवाल्ड विधि, हाइबर विधि, निष्कासन विधि, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमोनिया हाइबर विधि से बनाया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछ लिया जाता है, हाइबर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है, एक प्रयोग विधि द्वारा बनाकर दिखाइए। तो आप इसे याद करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनाएंगे। क्लोरोटोन है एक कीटाणुनाशक सम्मोहक प्रतिरोधी, नन ऑफ दी। तो क्लोरोटोन एक क्या है? तो क्लोरोटोन क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मोहक। क्लोरोटोन एक क्या है? एक सम्मोहक होता है। तो क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि चक्रीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल POP बंधन की संख्या कितनी है? तो चक्रीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल POP बंधन की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 2, 0, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है? यहाँ पर देखना है CaA कैल्शियम क्लोराइड, इसे काला चूना भी कहते हैं। CaCO3 ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। और CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस ये क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। तो आप इसे याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही
आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इस क्वेश्चन को यदि पूरा कर लेते हैं, 100 प्लस क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स डन हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, दोगुना हो जाता है। जब तापमान बढ़ाएंगे तो धातु की चालकता क्या होगी? तो धातु की चालकता घटेगी। क्या होगी? घटेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो Zn, जिंक, कॉपर, निकेल, मैग्नीशियम। तो किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्यूटीना एस तथा ब्यूटीना एन है। तो ब्यूटीना एस तथा ब्यूटीना एन क्या है? प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, सल्फर बहुलक, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, संश्लेषित रबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट, नन ऑफ दी। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम टेट्राबोरेट। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। क्वेश्चन नंबर 13 है मूल क्रिस्टल तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 5, 4, 7, 6। तो मूल क्रिस्टल तत्वों की संख्या होती है 7। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में किसका कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? ग्लिसरॉल, इंसुलिन, लैक्टोज, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट है? तो इंसुलिन एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 15 है जर्मेनियम है एक चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम के साथ साथ आप सिलिकन का भी याद रखेंगे। सिलिकन भी क्या होता है? अर्धचालक पदार्थ होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कहता है कि सिलिकॉन क्या है? तो अभी आपको तुरंत बताए थे, सिलिकॉन भी अर्धचालक होता है, जर्मेनियम अर्धचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कपड़ा धोने वाला सोडा होता है Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 या डी नंबर में है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ब्यूटेनॉल एस का मोनोमर है सोडियम, स्टाइरीन, सल्फर, नन ऑफ दीज। तो ब्यूटेनॉल एस का मोनोमर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टाइरीन। सोडियम ब्यूटेनॉल एस का मोनोमर क्या है? स्टाइरीन। क्वेश्चन नंबर 19 है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सरवण क्या देता है? तो HCOOH, HCHO, CH3COOH, CH3CHO। तो कैल्शियम फॉर्मेट का रासायनिक सूत्र क्या देता है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है HCHO, ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आज का 20 नंबर है कि निम्न में कौन हरा होता है? FeSO4 इंटू 7H2, CuSO4 इंटू 7H2O,
CuSO4 इंटू 2H2O, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है हरा थोथा का सूत्र आप क्लास 10 से ही जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O। तो इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है धनात्मक इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, उदासीन इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दी। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, तो ये धनात्मक होता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, बहुत 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 इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। तो यदि आप इस सभी क्वेश्चन को PDF यदि लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप किसी में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पर PDF दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो CH3OH, CH2OH, HCOOH, CH3COOH। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3COOH। CH3 क्या होता है, मिथेनोइक अम्ल। क्या सिरका में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व को जाना जाता है, तो क्षारीय धातु, क्षारीय भूमि धातु और क्रिया गैस, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है। शून्य समूह के तत्व कौन से हैं, शून्य समूह के तत्व जैसे वर्ग 18 के तत्व को शून्य समूह का तत्व कहा जाता है, जो कि क्षारीय विलयन देता है। जैसे हीलियम, हीलियम का सूत्र हमेशा बार बार एग्जाम में पूछता है। तो हीलियम का सूत्र He होता है और इसकी परमाणु संख्या 2 होती है, परमाणु द्रव्यमान 4 होती है। तो आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, प्रशांतक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पैरासीटामोल का उपयोग किस में किया जाता है, तो एंटीपायरेटिक के रूप में पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है एलम का सूत्र क्या है, AlNO3, AgNO3, C2F2, K2SO4। तो एलम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो AlNO3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ये क्वेश्चन करीब बिहार बोर्ड 10 बार से भी अधिक पूछा है। तो आप ये सभी क्वेश्चन आज का जो सेशन लेकर आए हैं, जिसमें से आपको एग्जाम में 10 नंबर तो कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 26 है स्मेल्टिंग में किस धातु के ऑक्साइड का अपचयन में संयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, बी है कार्बन, सी नंबर मैग्नीशियम, डी नंबर कोबाल्ट। तो स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त क्या होता है, धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात कार्बन। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड का अपचयन संयुक्त है, तो वह कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 27 है कार्बोल एमीन का सूत्र क्या होता है, कार्बोएमीन का सूत्र क्या होता है, C6H5, C6H5NC, NH3, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C6H5NC कार्बोल एमीन का सूत्र होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना, इथाइन पहले तो एक नंबर क्या होता है, मिथ इथ यानी 2 कार्बन, क्या 2 कार्बन। यहाँ आइन तो इसमें 3
ट्रिपल बॉन्ड लगेगा और एक बॉन्ड। तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो पाई बॉन्ड। तो एक होता है सिग्मा, नीचे वाला मान लिया मैं सिग्मा, और ये दोनों क्या हो गया, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 2। तो इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, तो 2। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2। इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन, बी क्लोरोप्रीन, सी ब्यूटाइन, डी नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है बी, ए नंबर आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो क्लोरीन, सोडियम, हाइड्रोजन, सोडियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात सोडियम। द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त क्या होता है, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 31 है, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व क्या है, मैग्नीज, सोडियम, आयोडीन, नन ऑफ दी। तो आप, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। समुद्री जल में क्या पाया जाता है, आयोडीन। समुद्र का जल कैसा होता है, नमकीन होता है, इसलिए उसमें आयोडीन पाया जाता है। तो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आयोडीन है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं बहुत जल्द ही क्लास 12 केमिस्ट्री का 15 लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संदेश वाहक होता है। तो संदेश वाहक क्या होता है, DNA, RNA, इसे DNA इसे लिख लीजिएगा, DNA, RNA, mDNA, tDNA। तो संदेश वाहक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि mRNA, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो संदेश वाहक होता है mDNA। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा शर्करा सबसे अधिक स्वादिष्ट है, तो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, फाल्टोज। तो निम्न में से कौन सा शर्करा सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन अनसक्सेस है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, होना चाहिए प्रोटीन। क्या होना चाहिए, प्रोटीन। क्या होना चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन सबसे अधिक क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। तो निम्न में से कौन सा शर्करा सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है, तो ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, आप ज़्यादा ध्यान नहीं लगाइएगा। यदि आपको आता होगा तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन बी यहाँ गलती से लिखा गया, लेकिन यहाँ पर विटामिन सी होता है। क्या होता, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, नींबू अर्थात संतरा। क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है, तो यहाँ पर सी होगा। तो मिस्टेक हो गया था, तो आप उसे एक बार देख लेंगे कि यहाँ पर विटामिन सी है। केला तथा अनानास, सेब तथा पपीता, गेहूँ तथा धान। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन सी नींबू तथा संतरा में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये बच्चा जानता है कि 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। 7 से जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है उसे क्षारक विलयन कहते हैं, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है उसे अम्लीय विलयन कहते हैं, और जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है उसे उदासीन विलयन कहते हैं। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। बहुत आसान और सरल है, तो ये सभी स्टूडेंट को याद होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में गोले की तरह अवश्य छाप दीजिएगा कि
मूत्र का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हीमोप्रोटीन मिलती है। हीमोप्रोटीन मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में मिलती है? दूध में, वसा में, रक्त में, फल में। तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन होता है, जिसके कारण कोई प्रदूषण नहीं होता है और धुआं विहीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले प्रतिजैविक हैं पेनिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, सल्फर डाइडजीन और कैप्सूल। तो टाइफाइड में प्रयोग होने वाला प्रतिजैविक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरमल फेनिकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, Na2O में सोडियम की उपसंयोजक संख्या कितनी है? तो ए नंबर 6 है, बी नंबर 4 है, सी नंबर 8 है, डी नंबर 2 है। तो Na2O3 में सोडियम की उपसंयोजक संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि 4 होगी। तो उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और आप मज़े से पढ़ रहे होंगे शांति से। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आईने में प्रतिचुंबक क्या है? निम्नलिखित संक्रमण धातु के आईने में प्रतिचुंबक क्या है? CO2 प्लस, Ni2 प्लस, Cu प्लस 2 प्लस, Zn² प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि Zn² प्लस है। वो क्या है? संक्रमण धातु के आयने प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक साल लगभग बिहार बोर्ड ऐसे क्वेश्चन को टारगेट में ही रखती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुक है? तो क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम, नन ऑफ दीज। तो निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुक है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हीलियम। आपको यदि पूछेगा हीलियम का सूत्र क्या होता है? HI, HE और HEE और नन ऑफ दीज। तो आपका हीलियम का सूत्र क्या होता है? He। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हीलियम कैसा पदार्थ है? तो हीलियम अक्रिय पदार्थ है। हीलियम निष्क्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय नहीं, निष्क्रिय गैस है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक निष्क्रिय तत्व है, जो कि वर्ग 18 या समूह 18 में रखा जाता है। इसके अलावे हेक्सॉन, रेडॉन, जेनॉन ये सभी वर्ग 18 के ही समूह के तत्व हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, क्योंकि इसकी वजन बहुत कम होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है, न कि क्रिस्टल। तो हीरा, ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कांच। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है? तो कांच एक अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है। बाकी बाद हीरा, ग्रेफाइट और साधारण नमक ये सब क्या है? क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 96,500 कूलम विद्युत में CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसे बनाया जाता है, लेकिन आप सीधे ही याद रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 31.76 कूलम। तो आप इसे सॉल्व करने में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। इसको आप याद रखेंगे, 96,500 कूलम विद्युत में CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है।
तो 31.7 कूलम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मिथेनॉल का सूत्र होता है तो CH3OH CH2OH CHCOH CH4। तो मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CH3OH, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पोटास एलम का उदाहरण है लवण का, सरल लवण का, द्विक लवण का, नन ऑफ दी। पोटास एलम किसका एक उदाहरण है? तो पोटास एलम एक द्विक लवण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो द्विक लवण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 है, CR यानी क्रोमियम, CR ऐसे लिखा जाता है छोटा में। तो क्रोमियम के लक्षण रंगीन होते हैं क्योंकि यह सामान्य तत्व है, लेंथेनाइट तत्व है, संक्रमण तत्व है और नन ऑफ दी। तो क्रोमियम एक क्या है? एक संक्रमण तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो आपको मैं बताता हूँ। 21 से लेकर 30 तक के सभी तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। एस्केडियम 21 में क्या होता है? एस्केडियम से लेकर जिंक तक के सभी तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं BLOC के। तो BLOC के डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और इसे ही संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? डबल हेलिक्स होते हैं, यानी डबल डम्बेल होते हैं। इस तरह से होते हैं और इस तरह से होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्रोमियम को लक्षण रंगीन होते हैं क्योंकि यह एक है संक्रमण तत्व। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए रासायनिक सूत्र है तो T½ समानुपाती है। यहाँ पर लिखने में थोड़ी परेशानी होता है, जिसके कारण मैंने वैसे लिख दिया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, T1/2 समानुपातिक चिन्ह है, समानुपाती A। तो इसके लिए यही आंसर हो जाएगा। इसको सिर्फ मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिखा क्योंकि लिखने में बड़ी परेशानी हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। पेट में अत्यधिक अम्ल को जमने से रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रति अम्ल, ऑप्शन नंबर बी पीराहार, ऑप्शन नंबर सी ज्वारनाशी, ऑप्शन नंबर डी प्रतिजैविक। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति अम्ल। पेट में अत्यधिक अम्ल को जमने से रोका जा सकता है तो वह प्रति अम्ल से। तो देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो संपर्क विधि द्वारा, ओस्टवाल्स विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण विधि, हेबर विधि द्वारा। तो नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल विधि द्वारा तैयार किया जाता है। और हेबर विधि से क्या प्राप्त किया जाता है? अमोनिया। अमोनिया हेबर विधि से प्राप्त किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, अमोनिया आद्र को किस रंग में बदल देता है? आपको क्लास 10th में पूछा जा रहा था अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता था। तो उसी को सिर्फ यहाँ थोड़ा मोनेटाइज करके कर दिया है। अमोनिया आद्र को किस रंग में बदला जाता है? तो नीला, हरा, लाल, पीला। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीला। अमोनिया आद्र को किस रंग में बदल देता है? तो अमोनिया आद्र को नीला रंग में बदल देता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में, सोने के कोलाइडी घोल में, सस्पेंशन में तथा इमल्सन में। तो निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है,
कि अर्ध पारगम झिल्ली में परासरण की क्रिया में निकल जाते हैं तो विलय के अणु, विलायक के अणु, जटिल आयरन, सरल आयरन। तो अर्ध पारगम झिल्ली में परासरण की क्रिया में क्या निकल जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अर्ध पारगम झिल्ली में परासरण की क्रिया से निकल जाता है तो वह विलायक के अणु क्या होते हैं? निकल जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि विलायक के अणु निकल जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि एल्केन का समान सूत्र होता है तो CnH2। एल्केनल का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-1, CnH2n+1, CnH2nO। तो नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, CnH2nO। तो CnH2n-1 ये किसका है? तो ये एल्केन का समान सूत्र है। और CnH2n और CnH2n और -2 जो होता है, यहाँ एक नहीं, Cn जो -2 होता है वो क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर है एल्केनल का समान सूत्र क्या होगा? CnH2nO। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 क्या होता है? +2 होता है। और एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और -2। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। तो ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो ताप से, दाब से, सांद्रता से या प्रतिरोध से। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ताप। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग यदि प्रभावित होगा तो वह ताप से ही हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। बहुत कम समय में मैंने 55 क्वेश्चन को कर लिए हैं। करीब 25 मिनट के अंदर मैं 55 क्वेश्चन को कवर किया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। तो आपको आज मैं 120 प्लस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराऊंगा। प्लीज़ अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। यदि नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर ही दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है तो ताप पर, दाब पर, अभिकारक के सांद्रता पर, संक्रियन भार पर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा अभिकारकों के सांद्रण पर। किसी प्रथम कोटि, क्या करा? प्रथम कोटि। यहाँ पर आपको देखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निर्भर नहीं करता है तो अभिकारकों के सांद्रता पर। क्वेश्चन नंबर 56 है, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं तो विद्युत अपघट्ट, विद्युत धारा और ननवापदी। तो चलिए इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो 3 ही ऑप्शन में आप आंसर बताएंगे। तो विलायक में विद्युत का संचालन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? विद्युत अपघट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा ए, विद्युत अपघट्ट। विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है? तो विद्युत अपघट्ट विलयन में विद्युत का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने
एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने से प्राप्त विद्युत बराबर क्या होता है? तो 1 ग्राम समतुल्य 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या हो जाएगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने से प्राप्त विद्युत बराबर क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टोलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? तो स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज और विटामिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टोलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज ही एक ऐसा पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट के साथ टोलेंस अभिकर्मक रजत दर्पण के रूप में देता है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट जो ज्वलनशील होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड तक इकाई प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओलिगोसेकेराइड। क्या हो जाएगा? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड उसे जो 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट में। हीमोप्रोटीन मिलती है तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, कहता है कि लुईस बेस है तो NH2, NH3, NH, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का आंसर हो जाएगा NH3 अमोनिया। क्या है? लुईस बेस एक है, अमोनिया एक लुईस बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विद्युत विच्छेदन का प्रयोग किससे किया जाता है? यहाँ किससे होगा तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। किससे? विद्युत विच्छेदन का प्रयोग किससे किया जाता है? तो जिंक लेपन में, विद्युत लेपन में, विभव लेपन में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा विद्युत लेपन में। क्या? विद्युत लेपन में। विद्युत विच्छेदन का प्रयोग किस में होता है? विद्युत लेपन में। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? तो ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। निम्नलिखित में सबसे अधिक मीठा शर्करा कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रक्टेज। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक ब्लेड, कैलेमाइड, जिंकाइट, ये तीनों क्या है? जिंक के अयस्क है। क्या है? जिंक के अयस्क ये तीनों हैं। और ये बॉक्साइड, ये एल्युमिनियम का प्रमुख और मुख्य अयस्क है। तो याद रखेंगे एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड, जिंक ब्लेड, कैलेमाइड और जिंकाइट, ये जिंक के अयस्क होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में कौन जिंक के अयस्क नहीं है? तो वहाँ पर ग्रेफाइट जो था वो जिंक का अयस्क नहीं था, बल्कि एल्युमिनियम का था। क्वेश्चन नंबर 65 है, मनुष्य में अग्नाशय द्वारा स्रावित अम्ल थायराइड, इंसुलिन, नाभिकीय अम्ल, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में अग्नाशय द्वारा स्रावित अम्ल है तो थायराइड, इंसुलिन, नाभिकीय अम्ल, कार्बोहाइड्रेट अम्ल। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या? मनुष्य में अग्नाशय द्वारा स्रावित अम्ल क्या होता है? इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस प्रकार का सेल है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित किस प्रकार का सेल है? तो प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल, लेड संचायक सेल। तो
क्वेश्चन नंबर 66 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंधन सेल। क्या होगा? ईंधन सेल। क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल से निम्नलिखित किस प्रकार का सेल है? तो ईंधन सेल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? तो लेड डाइऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, लेड परत के ऊपर लेड सल्फेट का परत चढ़ा होता है, गंधकाम्ल का सांद्रण घट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा H2SO4 पुनः उत्पादन होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2SO4 पुनः उत्पादन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, CaNO2 बॉन्ड हॉफ गुणांक है? तो 1, 2, 3, 4। तो CaNO2 बॉन्ड हॉफ गुणांक है तो इसे निकाला जाता है। तो आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। क्या होगा? 3 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। इस समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट क्वेश्चन इस चैनल पर करवाया जाता है, जो कि 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोललता, निलंबन, मोल प्रभार। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे मोललता कहते हैं। घोल के 1 kg में उपस्थित घुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मोललता। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया AB के लिए दर है। यहाँ शून्य ऐसे होगा तो आप ऐसे यहाँ पर ध्यान देख लीजिएगा। तो एक शून्य कोटि अभिक्रिया AB के लिए दर होगा तो दर बराबर के। तो शून्य कोटि आपको जब पूछेगा तो के ए ऐसे करके बी, कोष्टक में ए बी। यदि इस पर पावर अभी कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये 2 कोटि की अभिक्रिया होगा। क्या? इस पर जितना घात रहेगा उतना कोटि की अभिक्रिया होगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछ रहा है तो यानी शून्य शून्य। यहाँ भी देखिए शून्य है, यहाँ भी शून्य है, तो शून्य प्लस शून्य क्या होगा? शून्य। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर शून्य है, तो 2 प्लस शून्य ये 2 कोटि की अभिक्रिया हुआ। ये 3 प्लस शून्य ये 3 कोटि की अभिक्रिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है ए, दर इक्वल टू के कोष्टक ए पावर शून्य कोष्टक बी पावर शून्य। तो शून्य प्लस शून्य बराबर कितना? शून्य। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 2 कोटि की अभिक्रिया, 2 + 0 बराबर 2। ऑप्शन नंबर सी है 0 + 3 इक्वल टू 3। तो 3 कोटि की अभिक्रिया हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस तत्व को 4F ऊर्जा कार्मिक रूप से भरता है? तो लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, संक्रमण, मिश्र धातु। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेंथेनाइड, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F द्वारा ऊर्जा क्रमिक रूप से भरता है? तो लेंथेनाइड में 4F ऊर्जा क्रमिक रूप से क्या होता है? भरता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बात्या भट्टी निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन करता है? तो आयरन के ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड, सोडियम के ऑक्साइड, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन के ऑक्साइड। बात्या भट्टी में आयरन के ऑक्साइड का उपचयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन
मेथॉक्सी मेथेन है तो CH3O CH3 C2H5O बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड COOH CH3 बॉन्ड CH तो कौन मिथॉक्सी मीथेन है। तो आप पहले यहाँ पर देखिए मिथॉक्सी क्या होता है, इथ मिथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH3COOH। काहे कि इथेन मीथेन, तो मीथेन कितना होता है 2 नंबर पर, तो इसमें 2 कार्बन होगा। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन तो बहुत है, तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये डायरेक्ट ही कट गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सी मीथेन है, तो CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। क्वेश्चन नंबर 74 है, श्रृंखलन गुण सबसे अधिक किसमें होता है, तो श्रृंखलन गुण सबसे अधिक फास्फोरस सल्फर कार्बन जिंक। तो सबसे अधिक दुनिया में श्रृंखलन गुण यदि होता है तो वो कार्बन में होता है। जैसे देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, चाहे आप कितना भी अभी इसका क्या कीजिए लगा लीजिए, इसमें श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर कितना भी लगाते जाइए आप हाइड्रोजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे अधिक श्रृंखलन गुण किसमें होता है, तो कार्बन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है तो OH एल्कोहल, NH2 CO कीटोन, CHO एल्डिहाइड। तो NH2 क्या पाया जाता है, 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, NH2 ऑप्शन नंबर बी। COOH ग्रुप में के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है, तो NH2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, तो CH3NH2 CH3NH2 CH2NH2। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो यहाँ पर आप कर लीजिए CH2NH2। तो और डी में है H2NCH2COOH। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जब ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन समर्थ, ज्यूपिटर यदि आप देखेंगे तो जो ऑप्शन में सबसे बड़ा होगा तो आप उसे ही मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ऐसे आप देख लीजिएगा COOH उसके लास्ट में लगा रहना चाहिए, ये नहीं कि NH2 लगा हुआ है और उसे मार दिए बड़ा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। COOH एसिड लगा होना चाहिए लास्ट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है हीरा, चारकोल, कोक, ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक, बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अनुभार पर, संक्रियन भार पर। तो किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है, तो संक्रियन भार पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ऐसे है बॉन्ड CO, उसके बाद बॉन्ड NH3 तो वो आपको दिख रहा है, तो सिर्फ आपको मैं समझा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है CO, उसके बाद NH3 NaCl3H2। तो किस का गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए डबल बॉन्ड CO।
कीटोन का क्या होता है? अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, मिथाइल एमीन। तो CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइल एमीन। CH3CH2NH2 को कहा जाता है तो इथाइल एमीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर ए ही था। और इसमें क्या NH2 किसका ग्रुप है? एमीन का ग्रुप होता है, तो इसे याद रखेंगे। COOH एसिड का होता है, CHO एल्डिहाइड का होता है, OH एल्कोहल का होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, K3 कोष्टक FeCN का होल 6 कोष्टक 1 है, तो उपसंयोजक संख्या साधारण लवण, द्विक लवण, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा उपसंयोजक संख्या। K3FeCN6 एक है क्या? उपसंयोजक संख्या। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 को 2 बार लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है, तो आप इसे देख लीजिए। K2NiCN4 का Ni प्रसंस्करण क्या है? Ni का प्रसंस्करण क्या है? DsP2sp3 D2sp3 तो क्वेश्चन नंबर 82 ये जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D2sp3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, D2sp3। K2NiCN4 में निकेल का प्रसंस्करण D2sp3 होता है। ये सब निकाला जाता है उतना, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं। एक दिन मैं इसको वीडियो स्पेशल में लेकर आऊँगा और प्रसंस्करण निकालने के लिए बताऊँगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 है, उसमें निकेल निकेल का प्रसंस्करण पूछ रहा था। इसमें फेरस Fe यानी लोहा का प्रसंस्करण पूछ रहा है। तो K4FeCN6 में फेरस का प्रसंस्करण है DsP2sp3 D2sp3 sp2D2। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D2sp3। क्या हो जाएगा? D2sp3। तो उम्मीद है कि उसका भी आंसर D2sp3 था और इसका भी आंसर क्या होगा? D2sp3। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, NiCO4 का IUPAC नाम क्या? टेट्रा कार्बोनिल निकेल 4, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 5, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 1। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? टेट्रा को कार्बोनिल निकेल 0। क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। तो इस यहाँ 4 ऐसे वहाँ पर आपको लिखा रहेगा, 5 को ऐसे लिखा रहेगा, रोमन में लिखा रहेगा, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 है। अब मैं बहुत जल्द ही वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ, तो आप वीडियो में से जुड़े रहें। उदासीन लिगैंड का अनुसूत्र है, तो हेलोजन समूह, नाइट्रो समूह, साइनाइड समूह, इनमें से सभी। तो उदासीन लिगैंड का अनुसूत्र क्या होता है? तो नाइट्रो समूह होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो CONi निकेल, Hg पारा, Mn मैग्नीज, CO कोबाल्ट। तो निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? धातु यदि कहेगा तो वह हो जाएगा पारा Hg, और अधातु कहेगा तो वह ब्रोमीन हो जाएगा, जो कि Br होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स ही पूछ लिया जाता है और बच्चे इसमें चूक जाते हैं। बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, धातु पूछ रहा है या अधातु,
क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व है? तो NaCl। हम आपको क्या बताए थे, संक्रमण तत्व उसे कहते हैं जो 21 से 30 तक के तत्व के अंदर आते हैं, या 21 या 30। एस्केडियम से जिंक तत्व Zn जिंक तक के तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। तो यहाँ मिलाइए, Na सोडियम कितना 11 में, Ca कैल्शियम 20 में, मैग्नीशियम Mg 12 में होता है, एल्युमिनियम 13 में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर बी कट गया। यहाँ के पोटेशियम कितना होता है 19 में, और फास्फोरस 15 में, तो ये भी कट गया। और Cu कॉपर और फेरस, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर कॉपर तथा फेरस होता है। तो ये सभी क्वेश्चन यदि आप, जैसे मैं आपको बताया वैसे यदि याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सही करने में असमर्थ रहेंगे। निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय होते हैं, धूम्र, संश्लेषित जेम, केक, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस ठोस समुदाय क्या होते हैं? तो ठोस ठोस समुदाय क्या होते हैं? तो संश्लेषित जेम ठोस ठोस समुदाय होते हैं। क्या होते हैं? ठोस ठोस समुदाय संश्लेषित जेम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88, P2O5 एक अच्छा है, अधिशोषक, अवशोषक, अवकारक, इनमें से कोई नहीं। तो यह एक अवशोषक है। क्या है? यह एक अवशोषक है। P2O5 एक अच्छा अवशोषक है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। निम्न में द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण है। तो स्वर्ण, कोयला, गंधक, जिलेटिन। तो निम्न में से कौन एक द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा जिलेटिन, एक द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किसी अभिक्रिया के वेग निम्न प्रकार से होता है। तो k 1 पावर 0 और विक कोष्टक विक पावर 5। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? मैंने आपको अभी तुरंत बताए थे। यहाँ पर k था, बराबर था, यहाँ पर वेग बराबर क्या था, वेग बराबर k कोष्टक 1 पावर क्या था, 0 था, और विक पावर क्या था, 0 था। तो ये 0 0 जोड़े तो क्या हुआ, 0 हुआ। तो 0 कोटि का अभिक्रिया। उसी तरह मैंने आपको बोला कि यदि इसके पावर जितना रहेगा उसको जोड़ देंगे, तो 0 + 5, तो इसके अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? तो अभिक्रिया की कोटि 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन आपका डन हो गया यहाँ से। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे कहते हैं कैथोड, एनोड, दोनों, नन ऑफ दीज। तो जिस विद्युत में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कैथोड कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 92 है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है, तनुता, आयोडीन की संख्या, विलयन की आयतन, नन ऑफ दीज। तो विलयन की चालकता समानुपाती किसकी होती है? तो आयनों की संख्या की, आयनों की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर ए था, कैथोड। और क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी, आयनों की संख्या को। तो चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो 4.1 × 10⁻19 कूलम, 1.9 × 10⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम, नन ऑफ दी। तो स्टूडेंट बहुत हमें परेशानी लगता है, देखिए -19 और इस तरह के टाइपिंग करने में। तो आपसे हमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट अपने प्यारे हाथों से ज़रूर क्या करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। तो इलेक्ट्रॉन पर क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऑप्शन नंबर सी 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है। बुझा हुआ चूना है,
बुझा हुआ चूना का मैं रासायनिक सूत्र आपको पहले बता चुका हूँ, CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 94 का। तो चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 95 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदान करते हैं, यहाँ पर होगा प्रदान करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदान करते हैं वह है फेरस, निकेल, मैग्नीशियम, प्लेटिनम। यहाँ पर संक्रमण तत्व यानी एस्केडियम से लेकर जिंक तक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। 21 से लेकर 30 तक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। तो यहाँ फेरस कितना होता है? 26। निकेल कितना होता है? मैग्नीशियम, प्लेटिनम। देखिए यहाँ ये भी संक्रमण तत्व है। तो आपको मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, फेरस भी संक्रमण तत्व है, निकेल भी संक्रमण तत्व है और प्लेटिनम भी संक्रमण तत्व। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम अर्थात Mg, मैग्नीशियम Mg, जिसका परमाणु संख्या होती है 12। तो ये संक्रमण तत्व जो कि ऑक्सीकरण अवस्था प्रदान करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है कि सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1, -1, 0, +2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है। तो सोना की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिए। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।